नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज जिस तरह से इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह पर हमले किए गए मुआहदे के बावजूद उसके बाद कई सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ज़राए हमें बता रहे हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। अब किस तरह से मुआहदे की पासदारी करेगा इसराइल, इस सारे मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, सरबराह अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब से। वकार साहब, जिस तरह से मुआहदे के बावजूद आज इसराइल ने हमले किए हिजबुल्लाह पर, अब तो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, जंगबंदी पर दोनों फरीक इत्तफाक कर रहे हैं, क्या आपको फ्यूचर नजर आता है? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो लड़ाई है बेसिकली ये तीन एंटिटीज के दरमियान है, एक तरफ और फिर स्टेबलाइजर्स हैं। इन एंटिटीज में क्विकली एक तो नेतन्याहू है हु लीड्स ज़ायनिस्ट, फिर कुछ नियोकॉन हैं यूएस में, और मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट को भी समझ आ गई है कि देवर पुश फॉर दिस वॉर। और फिर आ जाते हैं भारत वाले, बेसिकली फासिस्ट जो मोदी के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दे वर पिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ स्टेबलाइजेशन। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा अभी डेंट पड़ा है दैट इज बिटवीन द ज़ायनिस्ट लॉबी एंड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और आज आपने देखा है जेडी वैंस साहब ने जिस तरीके से उनकी क्लास ली है, देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन कि इजराइल ने बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल की है, स्पेशली ज़ायनिस्ट लॉबी। आई नॉट ब्लेम द इंटायर इजरायली पीपल, बट नेतन्याहू और जो उसकी टीम है उनको पुश किया गया। एंड इन एनी केस आई थिंक व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट ट्रंप वांटेड वो लगता है कि उन्होंने अचीव तो किए हैं और चीज़ें अमन की तरफ जा रही हैं। इस दौरान जो है ये स्पॉयलर्स कोशिश करते रहेंगे थ्रू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अभी मैं देख रहा था कि ज़ायनिस्ट सपोर्टेड मीडिया है विद इन यूएस, वो भी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट जेडी वैंस के पीछे पड़ गया। लेकिन आई थिंक उन्होंने स्टांस अभी ले लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज फाइनली डिसाइडेड कि चीज़ें अमन की तरफ जाएंगी। जो ऑब्जेक्टिव थे रिगार्डिंग नॉन प्रोलिफरेशन किसी हद तक अचीव हो गए, और अगर नॉर्मलाइजेशन होती है और ईरान में नज़दीकी शो करती है रीजन को और अमन आ जाता है, तो आई थिंक इसमें अमेरिका का भी फायदा है और रीजन का भी फायदा है। और इसमें जो पाकिस्तान की एफर्ट रही अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर, दैट इज आई थिंक हिस्टोरिक, अनप्रेसिडेंटेड। सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को देखें जो साइन हुए के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप के सिग्नेचर्स हैं, एक साइड पे ईरानी रिप्रेजेंटेशन की है सिग्नेचर्स हैं, और नीचे काउंटर साइन किए हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये आई थिंक बड़ी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है कि पाकिस्तान हैज बिकम सेंटर ऑफ पीस। बाकी डिट्रैक्टर्स लगे रहेंगे, देखिए वो हमेशा कोशिश करेंगे कि जो फर्दर अभी 60 डेज में टेक्निकल डिटेल्स सबक किया जाए। साजिद तारड़ साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आप क्योंकि खुद अमेरिका में मौजूद हैं और जो वहाँ पे ये लॉबीज़ हैं इनकी सियासत को भी समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका में इस मुआहदे के बाद माहौल कैसा है, और ख़ास तौर पे आज जो लिबनान पे इसराइल का हमला है, एक आम अमरीकी उसको किस नज़र से देख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हर अमेरिकन जो था वो थैंकफुल था कि एट लीस्ट अब जंग से, आफ्टर ऑल हम इस जंग से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक एंटी वार प्रेसिडेंट, एक उम्मीदवार बन के उभरे, और उनकी बेस मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड थी, जंगों में इंटरेस्टेड नहीं थी। और आज भी ये सवालिया निशान मौजूद है जिसका जवाब नवंबर तक देना जरूरी होगा कि क्या ये अमेरिका की जंग थी या इजराइल की जंग थी, अमेरिका ने इसमें से क्या खोया क्या पाया। और उसकी सूरत हाल वॉशिंगटन डीसी की मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आज एक हाकिश रिपब्लिकन, हमारे जो कई सेनेटर हैं, वो भी इस चीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसमें टॉम कॉटन है, जिसके अंदर नीली कैनेडी है, जिसके अंदर बिल कैसिडी हैं, जो कि हाकिश हैं, उनका बड़ा बैकग्राउंड है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, वो भी आज इन चीजों को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है इजराइल को, पब्लिक ओपिनियन चेंज होना शुरू हो चुकी है गजा के बाद, जुल्मो सितम के बाद, और फिर उसके बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी या ये खासकर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की नेगोशिएशन के दरमियान हमला करना बार बार लेबनान के ऊपर, सख्त डैमेज हुआ है पब्लिक ओपिनियन का इजराइल की तरफ से, जो कि नाकाबिले रिपेयर है। लेकिन तारड़ साहब, यहाँ एक सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुज्तबा खामनेई साहब, वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से इस एग्रीमेंट पे राजी हुए हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो तो फिर इसको बिल्कुल बैकआउट कर सकते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि फिर इस अमेरिका की मजीद सुबकी होगी? मेरा ख्याल है वहां तक ये अमेरिकन नहीं जाने देंगे।
आज अभी चंद मिनट पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो जेडी वैंस साहब ने इसको हिकअप का नाम दिया है और दुनिया के हर जरीदे ने इसको यही कहा है कि डिलेड, कॉल्ड ऑफ, लेकिन कैंसिल नहीं है। लेकिन देखें, जो भी चीज इस तरह की, ये तीसरी आलमी जंग थी जो रुकी है, इसके हिकअप्स आने जरूरी थे। इसके कहते हैं ना कि डस्ट सेटल होगी, तो मेरे ख्याल में बड़ी सीरियस वार्निंग दी जा चुकी है इजराइल को। और अगर देखा जाए, देखिए इससे बड़ी वार्निंग क्या होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने फरमाया कि अगर मैं ना होता तो तुम आज जेल में होते, बीबी नेतन्याहू। और सारे लीडरान कहते हैं कि आप एक घंटा एग्जिस्ट ना करते, बल्कि अगर देखा जाए तो टाइम ऑफ इजराइल के ऊपर जो नफ्ताली बेनेट है, उन्होंने इस चीज को एक सुइसाइडल मिशन करार दिया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये बौखलाहट की अलामत है जो इस वक्त इजराइल। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि स्विट्जरलैंड में जो होने थे मुज़ाकरात, तो जो ईरानी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के ये मुज़ाकरात जो हैं, इसको मुलतवी करने की एक वजह इसराइल का लेबनान पे हमला है। जबकि पाकिस्तानी इसराइल ये कहते हैं कि मुहर्रम की वजह से ये मुज़ाकरात मुलतवी हुए हैं, मुहर्रम के बाद दोबारा शुरू होंगे, आशूरा के बाद। आप क्या समझते हैं कि इन मुज़ाकरात का मुलतवी होना, उसकी बेसिक वजह क्या है? आई थिंक अगर आप लड़ाई को देखें तो पहले शुरू में कन्वर्जेंस थी यूएस और इजराइल की, नेतन्याहू की लड़ाई जिसको कहते हैं, लेकिन बाद में आप देखें ये डिफरेंट ट्रैक पे गई है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि जब लड़ाई बंद हुई, जब शहबाज साहब का फेमस ट्वीट था जिसने आई थिंक $3 ट्रिलियन ऐड की ग्लोबल मार्केट में, उसके बाद अगर आप ये फ्रंट देखें जो यूएस ईरान का, इसमें स्कर्मिशेस तो हुई है लेकिन शूटिंग वॉर नहीं हुई। इसका मतलब एक तो जो सीज फायर था इट वाज हेल्ड ऑन। बाकी देखिए 47 साल की दुश्मनी है। लास्ट ईयर लड़ाई है, टेक्निकली वी आर इनटू अ स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट 2 years ऑफ वॉर, पिछले साल और इस साल। उसके बाद चीज़ों को ठंडा करना, जिसमें आई थिंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजिट, उसके बाद एफर्ट है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ी आई थिंक कामयाबी थी। तो और एक पैरेलल आप ट्रैक देखते हैं कि इजराइल जो है इन ऑर्डर टू ड्रैग द रीजन इनटू वॉर, और उसको पता है कि लेबनान के बारे में क्या सिस्टम है ईरान की, वहाँ पे अटैक करता है ताकि इंसाइट किया जाए। और मेरे ख्याल में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि हिकअप्स ही हैं, बिकॉज लुक एट द हॉस्टिलिटी, 2 साल की लड़ाई, उसके बाद अमन का कायम होना, वह शिपिंग अभी चल पड़ी है, एविएशन इज फ्लाइंग। तो उस लिहाज से आई वुड स्टिल से कि डेफिनेटली इससे भी होपफुल कि चीज़ आगे चलेगी। बाकी हो सकता है मुहर्रम की वजह से डिले हो सकता है ये ईरान और से प्रेशराइज करना चाहता हूँ कि इसके हाथ होके जाए। मेरे ख्याल में जो इजराइल काफी पुश करेगी, इसका ज्यादा नुकसान होगा, और शायद फ्रस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर बड़ा इकदाम ना चाहते और इनके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार आ जाए। दैट वुड बी आई थिंक वेलकम बाय इस्लामिक स्टेट। तारड़ साहब, आप ये फरमाइएगा कि जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा इकदाम ना कर दें, और जो अगर आप देखें पहले तो नेतन्याहू के कहने पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पे हमला किया, और अब ट्रंप जो है वो इसराइलियों को बेवकूफ़ कौम करार दे रहे हैं। तो क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ूदे पशेमानी है या वो जज्बात में ऐसी बातें करते हैं? देखिए, एक तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि पिछले 12 साल जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के साथ हुआ, ट्रेड पॉलिसी के साथ हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के पास 4 साल हैं कि 12 साल की सफाई करें। एक तो फ्रस्ट्रेशन उस चीज की है, दूसरा उनका अपना जो शेड्यूल था उसमें डिले हो चुकी है। ईरान के बाद अगला हदफ जो था क्यूबा है, एक तो वो है। तो मैं एग्री करूंगा कुछ नर्वसनेस है। दूसरा इजराइल के अंदर, क्योंकि उनके खुद इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरा बीबी नेतन्याहू, उनको जंग चाहिए होती है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इजराइल के हैं। और वो देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो इजरायली भाग भाग के वहां से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे ममालिक में। इकॉनमी क्रिपल हो चुकी है और पहली दफा देखा है कि उनका जो डोम सिस्टम है कंप्रोमाइज्ड हुआ है। तो देखा जाए तो इसमें वो भी नर्वस है, बौखलाहट की अलामत है। लेकिन जो मैं समझता हूं कि इसने दोबारा रिस्टोर होना है डायलॉग को, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो है, आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा है कि उनकी तरफ से ना सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं बल्कि सख्त इकदाम भी वो करेंगे। और मेरा ख्याल में वो सारी चीजें मूव फॉरवर्ड होंगी
अगले 60 डेज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैं 60 समझता डेज हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। वकार खान साहब, जिस तरह से अभी तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि जाहिर है डायलॉग जो है वो रिस्टोर तो होगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दोनों फरीक ने दस्तखत किए हैं उस पर अब 60 डेज में किस हद तक अमल दरामद होता है, जो शिकें या जिन पॉइंट्स पर इतफाक़ किया गया दोनों की जानिब से। क्या समझते हैं सदर ट्रंप की जो बदलती हुई स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि ईरान का खात्मा हो चुका है, ईरान की हमने बहरिया तबाह कर दी, हमने ईरान की फ़ज़ाइया तबाह कर दी। फिर डेमोक्रेट्स की जानिब से ये कहा गया कि अब ईरान जो है बेहतर तरीके से सामने आया है, ईरान की बेहतर सूरत हाल है, हालत बेहतर है। तो क्या समझते हैं सदर ट्रंप की बदलती हुई स्टेटमेंट्स, ये 60 डेज़ का जो एक दौरानिया है इसमें जो शिकें तय की गई हैं उस पर अमल दरामद हो सकेगा? एक तरफ जो बदलता हुआ चेंज है सदर ट्रंप के बिहेवियर में। ये देखिए, वॉर की एक नेचर है। वॉर जब आप स्टार्ट करते हैं एक और परसेप्शंस होती हैं एंड प्रॉब्ली प्लानिंग होती है, एंड देन जैसे कहा जाता है कि लड़ाई शुरू हो तो प्लान इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ वॉर, और फिर हकीकत सामने आती है लड़ाई के बाद। तो एक तो आई थिंक ट्रूथ सामने आ गया, जिसमें तारड़ साहब कह रहे थे कि इसराइल की मिलिट्री हेजेमनी बुरी तरह डेंट है, किसी हद तक अमेरिका की, और ईरान इज इमर्ज एज अ मिडिल पावर, से कोई शक नहीं है। बाकी पोस्ट ट्रुथ में आई देखें ये विक्ट्री का जो नोशन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे आई थिंक 15-20 साल से हम भी रिसर्च कर रहे हैं। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एनालाइज हु इज विक्टोरियस, और उसमें इजराइल भी कह रहा है हम विक्टोरियस हैं, ईरान भी क्लेम कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है, और भारत पाकिस्तान की लड़ाई का भी एक साल से शोर मचाया इंडिया ने कि हम जीते, हालांकि उनको काफी कुछ पड़ी है। तो ये चलता रहेगा। आई थिंक रिटॉरिक विल आल्सो कीप ऑन गोइंग। बाकी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने इतनी बड़ी लड़ाई में आप गए, अभी तो सुना है कि $80 बिलियन के खर्च हुए और $300 बिलियन मांगे हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर ऑफ वॉर ने, टू रेक्यूपरेट और जो भी करना है उन्होंने। तो ये चीज़ें आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉर ने एक चीज़ें चेंज की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चेंज है। प्रॉब्ली हम भी आई थिंक एम्फोसाइज करते हैं। देखिए, एक आई जस्ट ऐड कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ किया है, उनके सेंटिमेंट के साथ किया इजराइल ने, उनके सोल्जर जो है रेसिकेशन करते रहे। हमारे भी प्रॉफिट्स में आते हैं, ईसा है, मरियम है, उनके मुजस्मों को क्रिश्चियन कम्युनिटी देखिए 2 अरब से ज़्यादा दुनिया में, उनके जज्बात मजरू हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली कंजर्वेटिव लेट्स से जो ग्रुपिंग है विद इन यूएस की है। तो उनके ऊपर मेगा का भी प्रेशर होगा, और आई थिंक जितना इजराइल एक्सपोज हुआ इसमें एस्ट्रॉन लिटकर है, इनके बहुत बड़े एनालिस्ट और स्कॉलर ने कहा था कि वी आर एट द वर्स्ट पीरियड ऑफ वर्स्ट पीरियड ऑफ